सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 20 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीत लिया। तो आंसर होगा विदर्भ ने। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 की हम बात कर रहे हैं। ये जो विजय हजारे ट्रॉफी, पहले तो याद रखना इसका संबंध किससे है, क्रिकेट से है। ये पुरुष सीनियर टीम के लिए 50 ओवरों का प्रमुख घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है। अभी 24 दिसंबर से लेकर 18 जनवरी तक ये चला। इसका 33वां संस्करण था। 38 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया और इसका फाइनल खेला गया था बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो ग्राउंड है बंगलुरु में, वहां पर। और इसको फाइनली जीत लिया विदर्भ ने। पहली बार इसको जीता है और इसने हराया है सौराष्ट्र को। तो ये आपको याद रखना है। विजय हजारे ट्रॉफी की अगर शुरुआत की हम बात करते हैं तो 1993-94 से ये शुरू हुआ था, लेकिन तब इसको रणजी वनडे ट्रॉफी कहते थे। फिर 2007-8 वाला जो एडिशन था उस समय इसका नाम बदलकर विजय हजारे ट्रॉफी कर दिया गया। तो आप कह सकते हो कि ये भारतीय राज्य टीमों के लिए एक प्रमुख लिस्ट ए घरेलू टूर्नामेंट है। और अभी वाला जीता किसने वो याद रखना, विदर्भ ने जीत लिया, सौराष्ट्र को हराया है। चलो इसी तरह से क्रिकेट के कुछ और कप्स एंड ट्रॉफीज में आपको रिवाइज कराऊं तो अभी रणजी ट्रॉफी 2024-25 को जीता था विदर्भ ने। उसको भी विदर्भ ने जीता था, केरल को हराया था। दुलीप ट्रॉफी 2025 सेंट्रल जोन विजेता रहा था, साउथ जोन को हराया था। विजय हजारे ट्रॉफी ये मैंने अपडेट कर दिया अभी लेटेस्ट वाला, विदर्भ ने जीता, सौराष्ट्र को हराया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 झारखंड ने जीता, हरियाणा को हराया। वहीं ईरानी कप 2025 विदर्भ ने जीता, इसको भी शेष भारत को हराया। और सीके नायडू ट्रॉफी 2024-25 पंजाब ने जीता था, मुंबई को हराया था। ठीक है, तो ये सारी क्रिकेट की इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा चंदना सिन्हा को। अब चंदना सिन्हा कौन है, वे आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की एक इंस्पेक्टर है। और इन्हीं को अभी भारतीय रेलवे का जो सर्वोच्च सम्मान है उस सम्मान का नाम क्या है, अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। उसी से इनको सम्मानित किया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत बच्चों को बाल श्रम और तस्करी से बचाने में अभूतपूर्व कार्य किया था। उसी के लिए इनको ये सम्मान मिला। और हमारे जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने इनको ये सम्मान प्रदान किया। ठीक है, तो पूछेंगे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार अभी किसे दिया गया, चंदना सिन्हा को दिया गया, जो कि वर्तमान में आरपीएफ की इंस्पेक्टर है। किस लिए दिया गया वो मैंने आपको बता दिया। बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में आपको रिवाइज कराता हूं। अभी ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड पाने वाले पहले एशियाई कौन बने थे, अनंत अंबानी, वंतारा के जो संस्थापक है। पेटा इंडियाज 2025 पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया रवीना टंडन को। पहले फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया अमेरिकी जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। और पोलोस मार ग्रेगोरियस अवार्ड डॉक्टर टेसी थॉमस को, जो कि मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 वेल्लामला सिमन्ना को, जो कि एक तेलुगु लेखिका है। मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार 2025 शिक्षाविद मोहम्मद लतीफ खान को। 2025 का टर्नर पुरस्कार मिला भी एन्ना कालू को, स्कॉटलैंड से हैं। ये एक आर्ट का अवार्ड है। भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न अभी दिया गया भौतिकी विज्ञानी जयंत विष्णु नार्लिकर को, लेकिन इनका भी इसी साल निधन हो गया था, ये भी याद रखना। मरणोपरांत दिया गया मतलब ये पुरस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया, इजराइल शांति पुरस्कार। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 मारियंगेला हंगरिया ब्राजील से है। संयुक्त राष्ट्र का जनसंख्या पुरस्कार या संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 वर्षा देश पांडे को, महाराष्ट्र से है। और आईयूसीएन का कैंटन आर मिलर अवार्ड दिया गया सोनाली घोष को। ये अवार्ड पाने वाली ये भारत की पहली महिला बनी है। तो प्रश्न ये सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में फिंक नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है। पूछ रहे इसका संबंध किस देश से है, तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की फिंके नदी, जिसे स्थानीय भाषा में लारा पिंटा के नाम से भी जानते हैं, और इसे अभी भूवैज्ञानिकों के अध्ययनों के आधार पर दुनिया की सबसे पुरानी नदी प्रणाली घोषित किया गया है, जो 300 से 400 मिलियन वर्ष पुरानी है, मतलब डायनासोर के युग से भी पुरानी है। वैसे ये नदी साल के कुछ दिन ही बहती है और अक्सर सिम्पसन जो रेगिस्तान है उसकी रेत में ये गायब हो जाती है। ठीक है, तो फिंक नदी अभी आपका स्टैटिक प्रश्न भी बन सकता है, आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ये है कहाँ पर, ये आपको मिलेगी ऑस्ट्रेलिया में। और करंट में क्यों है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ये दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली
नदी प्रणाली घोषित की गई है? अभी मैं आपको ऑस्ट्रेलिया लेकर के चलूंगा, लेकिन अभी नदियों से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे आपसे पूछा जाता है विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ये अफ्रीका महाद्वीप में आपको मिलेगी। कहाँ मिलेगी, ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है। और दूसरा देखो, और अगर पूछते हैं यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वोल्गा है, ये आपको मिलेगी रशिया में। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी है, ये आपको चाइना में मिलेगी। और मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, लिम्पोप्पे नदी है, अफ्रीका में मिलेगी। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटने वाली 2 बार काटने वाली नदी, ये आपको भारत में मिलेगी, जो माही नदी है, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती है। और भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है, ये आपको मिलेगी अफ्रीका में ही। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की बात चल रही थी ना, तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। कैपिटल कैनबेरा हो गई, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज। और ये ग्रेट बैरियर रीफ आपको यहाँ पर दिख जाएगी। कुछ पहले स्टैटिक प्रश्न देखो, ये इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया से। सबसे छोटा महाद्वीप है ये, प्यासी भूमि का देश इसको कहते हैं। यहाँ की सबसे लंबी पर्वतमाला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजियस्को है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ हमने देखा। यहाँ पर डाउन्स घास के मैदान मिलेंगे, गिब्सन मरुस्थल मिल जाएगा, सिम्पसन मरुस्थल है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट आपको मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस इंडेक्स एक्सरसाइज करते हैं हम, ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज करते हैं, और पिच ब्लैक एक्सरसाइज का आयोजन करता है ऑस्ट्रेलिया, जो कि एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं, तो भारत भी लेता है। मालाबार एक्सरसाइज ये क्वाड देशों के बीच में होता है, जिसमें भारत आ गया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका आ गया। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न देखोगे तो देखो, एक तो याद रखना कि 23वें नंबर के जो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स होंगे 2029 में, वो भारत गुजरात में होंगे। लेकिन उससे पहले जो इसका 22वां एडिशन होगा 2027 में, वो कहां पर होगा, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। और एक हमने पढ़ा था, अभी ऑस्ट्रेलिया ने 1 जनवरी 2026 से भारतीय उत्पादों पर जीरो ड्यूटी की घोषणा की है। और उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के पहले मुस्लिम टेस्ट क्रिकेटर थे, अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से। अच्छा, एक और यहाँ की महिला क्रिकेटर है, उन्होंने भी अभी संन्यास की घोषणा करी है, उनका नाम आप बताएंगे। अब देखो यहाँ से ये 2026 वाले करंट अफेयर्स के जो प्रश्न ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, वो मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ। इससे पहले 2025 में ये सारे प्रश्न हम पढ़ते थे। और ये वाला प्रश्न देखो, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, जब भी ऑस्ट्रेलिया न्यूज में आता है ये पॉइंट हम बार बार रिवाइज करते हैं। और अभी जो आपका बिहार एसआई का एग्जाम हुआ था, वहां पे ये प्रश्न पूछा गया था। इसी तरह से बहुत सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न डायरेक्ट अपनी क्लास से पूछे गए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप ही लोगों ने, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पेपर दिया, उनके कमेंट्स आए, तो उससे मुझे मालूम चला है। बस वो अलग बात है कि दूसरे चैनल्स की तरह मैं प्रचार प्रसार नहीं कर पाता हूँ, या हर क्लास में ये नहीं बोलता हूँ कि देखो हमारी क्लास से ही आया, हमारी क्लास से ही आया। मैं सिर्फ अपना काम करने पे यकीन रखता हूँ। जो करना होगा वो हमारे स्टूडेंट्स करेंगे और ईश्वर करेगा। मेरे करने ना करने से कुछ नहीं होता। मेरा काम है कर्म करना, बाकी स्टूडेंट्स और ईश्वर, इन दोनों के ऊपर छोड़ता हूं मैं। फिर भी अभी ये सामने आ गया तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, आप में से जो जो पेपर दे करके आए थे, अगर आपको याद है कौन कौन से करंट अफेयर्स के प्रश्न बने थे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी पता लगे किस किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी जनवरी 2026 में भारत, श्रीलंका और किस देश के बीच दोस्ती अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा मालदीव। तो दोस्ती एक्सरसाइज ये एक तरह का नेवल एक्सरसाइज है। अभी इसका 17 नंबर का एडिशन हुआ 16 से लेकर 19 जनवरी तक। 3 देशों के बीच में होता है दोस्ती एक्सरसाइज, भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में। और अभी कहां पर हुआ? मालदीव की कैपिटल माले में। ठीक है, तो इतना सा याद रखना है, दोस्ती एक्सरसाइज किन के बीच होता है? भारत, श्रीलंका, मालदीव के बीच में। अभी 17वां एडिशन हुआ और कहां पर हुआ? माले में हुआ, माले मालदीव में। बाकी चलो कुछ और एक्सरसाइजेज मैं आपको रिवाइज कराऊं। तो एक एक्सरसाइज ये 2025 वाली है, क्योंकि 2026 तो अभी शुरू ही हुआ है ना, अभी तो हमारे को टाइम लगेगा 2026 के करंट अफेयर्स को कलेक्ट करने में। तो जब तक हम 2025 का ही रिवीजन करेंगे। तो एक एक्सरसाइज हमने पढ़ा था, जामाता एक्सरसाइज, भारत जापान के कोस्ट गार्ड्स के बीच में हुआ था चेन्नई में। सिम्बेक्स एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर के बीच में सिंगापुर में। जेपर्ड एक्सरसाइज बहुसैन्य अभ्यास था, बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया, भारत ने भी लिया, और इसका आयोजन रूस और बेलारूस ने मिलकर किया था, रशिया में। स्लाइनेक्स एक्सरसाइज श्रीलंका और इंडिया के बीच में कोलंबो में। और मैत्री एक्सरसाइज भारत और थाईलैंड के बीच में मेघालय के उमरोई में। ब्राइट स्टार एक्सरसाइज ये भी बहुपक्षीय अभ्यास था, इजिप्ट ने आयोजन किया था, इजिप्ट में। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, अलास्का में। इंदिरा अभ्यास जो आर्मी वाला संस्करण था वो हुआ था बीकानेर, राजस्थान में।
ये होता है भारत और रशिया के बीच में। एक था अभ्यास जो नेवल एक्सरसाइज है, भारत मालदीव के बीच में हुआ था हिंद महासागर में। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास भारत और यूएई के बीच में अबू धाबी में। और हरिमऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में हुआ था महाजन फील्ड बीकानेर राजस्थान में हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में देखो क्या पूछ रहे हैं। हाल ही में भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ ये कहां पर किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा अंडमान सागर में। तो अभी हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अभी उन्होंने अंडमान सागर में भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना को शुरू किया। उद्देश्य क्या है ऐसा करने का? तो वैज्ञानिक तरीकों से समुद्र में मछलियां और समुद्री शैवाल उगाना, ताकि ब्लू इकोनॉमी नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले, इससे मछुआरों को फायदा होगा। अच्छा, मछली से आपको याद दिलाऊं तो एक तो पहले तो ये याद रखना, मछली पालन क्या कहते हैं इसको? पीसी कल्चर। और स्टडी ऑफ फिश, मछली के अध्ययन को हिंदी में तो बड़ा आसान होता है मत्स्य विज्ञान, लेकिन इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी कहते हैं। और मछली से संबंधित एक प्रश्न अभी 2-3 दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि जो अभी मत्स्य पालन मंत्रालय है उसने अभी एक डेटा जारी किया था और उसमें बताया था कि भारत वर्तमान में मछली उत्पादन में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पे चाइना है, दूसरे पे भारत है, तीसरे पे इंडोनेशिया है। और एक पॉइंट हमने पढ़ा, नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से है, जिसे 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से जो 1990 के बीच चली थी उसके दौरान इसको शुरू किया गया था। और एक इंपॉर्टेंट योजना है इससे संबंधित मत्स्य प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये लॉन्च की गई थी 10 सितंबर 2020 को। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। और जो आज हमने प्रश्न पढ़ा वो भी इंपॉर्टेंट है कि भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ कहां पर किया गया? अंडमान सागर में किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने पहली राज्य वित्त पोषित BSL-4 कंटेनमेंट सुविधा और प्रयोगशाला की आधारशिला भी कहां रखी? तो आंसर होगा इसका गांधीनगर। तो गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने गांधीनगर गुजरात में भारत की पहली राज्य वित्त पोषित बायोसेफ्टी लेवल 4 कंटेनमेंट सुविधा और प्रयोगशाला यानी कि लेबोरेटरी की आधारशिला रखी है। और आप कह सकते हो कि ये पुणे के बाद देश की दूसरी BSL-4 लेबोरेटरी है। या इसे यूं कहना सही रहेगा कि ये किसी भी राज्य के द्वारा स्थापित स्टेट फंडेड पहली इस तरह की लेबोरेटरी है। आप पूछोगे होती क्या है ये? तो इसको यूं समझो कि ये जो BSL-4 लेबोरेटरी है, जिसका फुल फॉर्म हो गया बायोसेफ्टी लेवल 4 लेबोरेटरी, ये सबसे खतरनाक और जानलेवा वायरसों जैसे कि इबोला वायरस, स्मॉल पॉक्स, कोविड वायरस, तो ऐसे वायरसों के अध्ययन के लिए बनी सबसे सुरक्षित लेबोरेटरी होती है। जहां पे हवा से फैलने वाले संक्रमण का खतरा होता है, जिनके इलाज या टीके नहीं होते, तो उनकी यहां पर स्टडी की जाती है। इस तरह की ये एयर टाइट एक लेबोरेटरी होती है। और अभी ये भारत की पहली स्टेट फंडेड यानी कि राज्य के द्वारा वित्त पोषित ये पहली लेबोरेटरी है जिसका उद्घाटन किया, जिसके आधारशिला रखी, उद्घाटन नहीं, जिसके भी तो फाउंडेशन स्टोन रखा है इन्होंने। कहां पर? गांधीनगर गुजरात में, हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। और इन्होंने इसकी आधारशिला रखते समय इसको स्वास्थ्य कवच कहा है। इसको बनने में लागत आने वाली है 362 करोड़ रुपए। वैसे हमारे पास एक और BSL-4 लेबोरेटरी है, एक तो पुणे में है, पुणे में भी कहां पे? जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे है वहां पर, और दूसरी DRDO के पास है ग्वालियर में, जो कि 2024 में बनी थी। अच्छा, लेबोरेटरी की बात चल रही है तो एक प्रश्न हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, आपको याद आना चाहिए कि सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग लैब्स जिसका नाम है पारंगत, इसका उद्घाटन अभी किया गया था। कहां पे? पंजाब के मोहाली सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला में। यहां पर छात्रों को और शोधकर्ताओं को सेमीकंडक्टर निर्माण और डिजाइन के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, तो इस लेबोरेटरी का नाम पारंगत था। ठीक है, तो वो भी ध्यान में रखना। और ये वाला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में युगांडा के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आंसर होगा योवेरी मुसेवेनी। तो अभी वर्तमान में युगांडा देश के जो प्रेसिडेंट है वो यही है, योवेरी मुसेवेनी। और अभी एक बार फिर से इन्होंने वहां पे राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया और आप कह सकते हो कि 7वीं बार युगांडा के प्रेसिडेंट बने हैं। मैं आपको ले चलता हूं सीधे युगांडा। ये अफ्रीकी देश है युगांडा। कैपिटल कंपाला होती है, करेंसी है युगांडा शिलिंग। हमने कहा प्रेसिडेंट फिर से यही रहेंगे, योवेरी मुसेवेनी। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार इबोला वैक्सीन का ट्रायल किस देश में शुरू किया था? तो आंसर होगा युगांडा। और एक और पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, ये आपको दिख भी रहा होगा मैप में, यह है विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया झील।
ये वैसे अगर आप देखोगे ना तो मुख्य रूप से युगांडा और तंजानिया में है। वैसे केन्या में भी ये है, थोड़ा बहुत आता है केन्या के अंदर भी। और विक्टोरिया लेक से क्या जानते हो आप? ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और जो नील नदी है, जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है, उसका ये मुख्य स्रोत है। अच्छा, ये तो इसके स्टैटिक हम बात कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट वाला प्रश्न था, तो चलो अभी जिन भी देशों में नए प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री बने थे वो मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। और आपको याद होगा जब भी किसी भी देश में प्रेसिडेंट बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो ये शीट में आपको अपडेट कर करके रिवाइज करवाता हूँ। मतलब जैसे इसमें 17-18 प्रश्न आ जाते हैं और इससे ऊपर प्रश्न होंगे तो नए वाले ऐड उठते जाते हैं और पुराने वाले पुरानी वाली शीट में चले जाते हैं। मैं ऐसे ही करके आपको रिवाइज करवाता हूँ। अभी बिहार के एग्जाम में शायद फ्रांस के प्रधानमंत्री का पूछा गया था नाम। अगर मैं गलत नहीं हूं तो फ्रांस के प्रधानमंत्री का ही नाम पूछा था। और मुझे आज भी याद है 2025 के शायद तीसरे या चौथे महीने में, जब 3-4 महीने हो गए थे 2025 को, मैंने 3-4 महीने का एक टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट किया था। और मैंने वहां पे अपॉइंटमेंट्स जब करवाए थे तो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स का वो वीडियो बना करके दिया था। लेकिन वो स्टूडेंट्स को ज्यादा पसंद नहीं आया। कहने लगे इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स ही भर दिया आपने, तो ये कर दिया वो कर दिया। अब बताओ क्या किया, मैं क्या गलत किया था मैंने वो वीडियो बना करके? प्रश्न आया ना एग्जाम में, प्रश्न आते हैं ना। हाँ, हो सकता है बहुत से एग्जाम, देखो बहुत सारा करंट अफेयर्स है। अब किसी एग्जाम में हो सकता है एक भी प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट वाला प्रश्न ना आए, किसी में आ जाए। लेकिन तैयारी तो किसको पता होता है कि किसी टीचर को पता होता है क्या कि किस टॉपिक से प्रश्न आएगा, किससे नहीं आएगा? अब आपके पहले किसी एग्जाम में नहीं आया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि अब आगे आने वाले एग्जाम में भी नहीं आएगा। लेकिन फिर इस तरह के कमेंट्स आते हैं ना, फिर उसके बाद मैंने टॉपिक वाइज बंद कर दिया था। क्योंकि जब फिर स्टूडेंट्स के रेस्पॉन्स नहीं आते तो फिर चलाने का कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन जब इस तरह के प्रश्न बाद में एग्जाम में टकराते हैं ना, तब स्टूडेंट्स को अक्ल आती है। वो क्या है, जो स्टूडेंट सिंसियर नहीं होते ना और हर जगह चीज़ें फ्री में उपलब्ध हो जाती है, तो फिर स्टूडेंट्स को कद्र नहीं होती उनकी। एक्चुअल में वास्तविकता तो ये है। इसलिए जा क्या रहा है, कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं। और इसी तरह से आपको याद होगा अभी आपके बिहार एसआई में एक अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न भी आया था। मुख्य सूचना आयुक्त पूछे थे, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। और उसी दिन मॉर्निंग में करंट अफेयर्स में मैंने आपको वही प्रश्न पढ़वाया था। जब हमने एक अपॉइंटमेंट पढ़ा था ना सूचना आयुक्त का, तो पढ़ा था हमने मुख्य सूचना आयुक्त भी कौन है, तो उसी दिन पढ़ाया और उसी दिन एग्जाम में प्रश्न आ गया। तो चीजें हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है तो ये कि आप रेगुलर रहें बस। चाहे उसी दिन पढ़ाया गया हो, पहले पढ़ाया गया हो, अगर आप रेगुलर रहेंगे तो चीजें आपको याद रहेगी एग्जाम में। ठीक है, चलो अभी इसको रिवाइज करते हैं। अभी चेक रिपब्लिक के नए प्रधानमंत्री बने एंड्रेज बाबिस। चिली देश के नए राष्ट्रपति बने जोस एंटोनियो। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बने साने ताकाइची। सेशल्स के राष्ट्रपति बने पैट्रिक हार्मनी। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री इंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की। नॉर्वे के फिर से प्रधानमंत्री जोनास गहर। फ्रांस में नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकार्नो। गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री अनुतिन चारनोबिराकुल। जमैका के नए प्रधानमंत्री एंड्रयू हॉलनेस। लिथुआनिया के नए प्रधानमंत्री इंगा रुगिनियन। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर। रोमानिया के नए राष्ट्रपति निकोसोर डैन। सूडान के प्रधानमंत्री कामिल इद्रिस। और साउथ कोरिया के 14वें राष्ट्रपति लीजे म्यूंग। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो। पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नवरोकी बने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में 55 भाषाओं को कवर करने वाले ओपन ट्रांसलेशन मॉडल जिसका नाम है ट्रांसलेट जेमा, इसको किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा गूगल ने। तो अभी गूगल ने ट्रांसलेट जेमा नाम से एक ओपन सोर्स ट्रांसलेशन मॉडल लॉन्च किया है। मतलब ये 55 भाषाओं में ट्रांसलेट कर सकता है, अनुवाद कर सकता है। जैसे ट्रांसलेटर आप यूज करते हो ना, हिंदी से अंग्रेजी में, अंग्रेजी से हिंदी में, या किसी और भाषा में अगर ट्रांसलेट करना होता है तो, लेकिन उसमें जब आप ऑप्शन खोलते हो, जैसे हिंदी का आ गया, इंग्लिश का आ गया, कोई और भाषा आ गई, इस तरह के 10-15 भाषाएं लिखी होती है। इस तरह के ऑप्शन दिए होंगे तो आप भाषा में आप ट्रांसलेट कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे ये 55 भाषाओं के ऑप्शन देगा आपको। 55 भाषाओं में आप कुछ भी चीज अगर आपको ट्रांसलेट करनी है तो वो कर पाओगे। यह है गूगल का ट्रांसलेट जेमा। अब गूगल ने लॉन्च किया तो गूगल के बारे में जानते हैं, जिसकी स्थापना होती है 1998 में। इसके फाउंडर कौन थे? लेरी पेज और सर्जे पेन। हेडक्वार्टर मिलेगा कैलिफोर्निया अमेरिका। सीईओ है सुंदर पिचई। पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट। कुछ और प्रश्न गूगल से देखें तो भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए इसने डीजी कवच लॉन्च किया था। क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए विलो चिप डेवलप किया। भारत की नई कंट्री मैनेजर बनाई प्रीति लेबॉन का। गूगल ने देश में अपना सबसे बड़ा परिसर कैंपस जिसका नाम है अनंत, कहां पर खोला? बंगलुरु। 7th जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप आयरनवुड को भी लॉन्च किया गूगल ने। गूगल ने अपना दुनिया का चौथा और एशिया का पहला सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कहां पर लॉन्च किया? हैदराबाद। मेटा प्लेटफॉर्म ने, और एक प्रश्न मेटा से यहाँ पे आ गया,
मेटा यानी कि फेसबुक कि मेटा प्लेटफॉर्म ने अंडर सी केबल परियोजना जिसका नाम है वाटर वर्थ, इसके लिए भारत में किसे अपना लैंडिंग स्थल चुना है? तो आंसर होगा मुंबई और विशाखापत्तनम को। और इसी प्रकार से गूगल भी केबल बिछा रहा है पानी के नीचे, उसका नाम है ब्लू रेमन सब सी केबल सिस्टम। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस शहर में नमो बुक फेस्टिवल के पहले संस्करण का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली। तो नमो बुक फेस्टिवल 2026 इसका पहला संस्करण हुआ अभी 16 और 17 जनवरी को। कहा? नई दिल्ली में। नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई 450 से अधिक किताबें प्रदर्शित की गई, जिसमें उनके जीवन नेतृत्व को दर्शाया गया। और इस नमो बुक फेस्टिवल का उद्घाटन किया हमारे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। और यहाँ पर उन्होंने जैन वी बनो और महात्मा नामक 2 पुस्तकों को भी लॉन्च किया। इसी तरह से आपको याद आएगा अभी वर्ल्ड बुक फेयर 2026 का भी आयोजन किया गया नई दिल्ली में ही। और इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर था कतर देश, और फोकस कंट्री कौन सा था? स्पेन था। ठीक है, तो वो भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी परिषद के सदस्य के रूप में अभी किसे शामिल किया गया? तो आंसर होगा विजेंद्र सिंह को। तो भारतीय मुक्केबाजी के महान खिलाड़ी हैं विजेंद्र सिंह, और इन्हीं को अभी एशियन बॉक्सिंग काउंसिल के नए मेंबर, नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। विजेंद्र सिंह से आपको याद दिला दूं कि 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक हुए थे, उसमें भारत के लिए मुक्केबाजी का पहला पदक इन्होंने ही जीता था, ब्रोंज मेडल। मतलब ओलंपिक में बॉक्सिंग में भारत का पहला मेडल ये लेकर के आए थे 2008 के बीजिंग ओलंपिक में, और वो था ब्रोंज मेडल। उससे पहले और 2006 में अर्जुन अवार्ड इनको मिल चुका है। 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, 2010 में पद्मश्री इनको मिला। 2010 के एशियन गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड जीता था। 2009 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रोंज लेकर के आए थे ये। ठीक है, तो ये है विजेंद्र सिंह। और एशियन बॉक्सिंग काउंसिल, एशियाई मुक्केबाजी परिषद की बात करें, स्थापना होती है 1962 में। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा अस्ताना, कजाकिस्तान में। अच्छा, बॉक्सिंग की बात है तो कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। एक तो ये याद रखना कि अभी पहली बार जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है 2025 में हुआ था, कहां पर? लिवरपूल, इंग्लैंड में। इसमें आप देख सकते हो कि भारत मेडल टैली में तीसरे स्थान पे था, टॉपर कजाकिस्तान था। और अब इसका दूसरा एडिशन होगा 2027 में अस्ताना, कजाकिस्तान में। अभी भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के लगातार तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे अजय सिंह। और वर्ल्ड बॉक्सिंग का मुख्यालय कहां पर है? लुजेन, स्विट्जरलैंड में है। अब इसके नए प्रेसिडेंट भी बने थे। ये भी एक करंट अफेयर्स का प्रश्न है, गेनाडी गोलविकिन, जो कि कजाकिस्तान से है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में से शेयर करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं स्टडी ग्रुप से, तो वहां पे एक बार शेयर जरूर कर देना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। और परसों वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था। अगर वीकली आप जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको क्विक रिवाइज करना चाहते हैं तो वीकली करंट अफेयर्स वाला वो वीडियो आप देख सकते हैं रिवीजन पर्पज से। बाकी क्विज और पीडीएफ आपको मिल जाती है क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था कि अभी भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन स्वदेश। फिर पूछा किसने गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल लॉन्च किया? कर्नाटक। और ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत करेगा 2026 में। थीम क्या है? लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। और भारत में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्लांट कहां पर विकसित किया जा रहा है? आंध्र प्रदेश। भारत को पैक्स सिलिका में शामिल करने की घोषणा की है अमेरिका ने। और अभी कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं सुजॉय पॉल। केंद्र सरकार के द्वारा पंजीकृत कर्ण, फ्राइज और वृंदावनी नस्लें किसकी है? गाय की है। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्रू पहली बार मेडिकल इमरजेंसी के कारण किसके सहयोग से धरती पर लौटा है? स्पेसएक्स। भारत ने किसकी सह अध्यक्षता में 16वीं एडीएमएम प्लस ईडब्ल्यूजी बैठक और टेबल टॉप अभ्यास किया? मलेशिया। और आखिरी प्रश्न था कि अभी इंटरसेक 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? तो दुबई आंसर होगा। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा शिव सुब्रमण्यम। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।